आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने आज एलपीजी की बढ़ती कीमत और ईंधन पर उत्पाद शुल्क को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। एनडीए सरकार के अच्छे दिन के नारे पर कटाक्ष करते हुए केटीआर ने कहा, जबकि हम अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे, एनडीए सरकार ने एक ही दिन में हैट्रिक दे दी। सिरसिला विधायक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ऐतिहासिक रूप से कम अंतर्राष्ट्रीय तेल दरों के बावजूद केंद्र ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की और ईंधन पर 2 रुपये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने सेंसेक्स गिरावट के कारण 19 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के लिए केंद्र की भी आलोचना की। उसने पूछा कि क्या यह अच्छे दिन के वादे का अवशेष है या भारत को फिर से महान बनाने की शुरुआत है। केटीआर की आलोचना पूरे भारत में घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर और सीएनजी में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के एक दिन बाद आई है, जबकि सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ा दिया है। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रसोई गैस की कीमत में वृद्धि उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों जिन्हें मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिला है और सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए होगी और 8 अप्रैल से प्रभावी होगी और इनपुट लागत में वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है। दिलसुख में हुए बम धमाकों को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों को मौत की सजा देने का फैसला सही ठहराया है। आज हाई कोर्ट ने हैदराबाद ब्लास्ट मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। इसमें एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट के तहत दिए गए फैसले को ही बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। इन लोगों पर बम धमाका करने का आरोप है। इन ब्लास्ट में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि घटना 21 फरवरी 2013 की है। दिल सुखनगर बस स्टैंड के पास कुछ मिनटों के अंतराल में एक के बाद एक 2 बम धमाके हुए थे। पहला बम धमाका बस स्टैंड के ठीक सामने हुआ था और दूसरा बम धमाका लगभग 150 मीटर की दूरी पर हुआ। बम धमाका करने वाले हमलावरों ने बमों को टिफिन बॉक्स में छिपा कर रखा था। इन धमाकों में 18 लोगों की जान चली गई और 130 लोग घायल हो गए थे। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव को जेल से बचाने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केटीआर और रेवंत रेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर चेन्नई में आयोजित बैठक में एक साथ गए थे। दोनों हैदराबाद में आगामी बैठक में मिलने की योजना बना रहे हैं। इन दोनों ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान किया। दोनों ही मजलिस पार्टी के उम्मीदवार को हैदराबाद एमएलसी से चुनाव में जिताने के लिए तैयार हैं, जिसमें वे एकजुट हैं। आगे उन्होंने कहा कि केटीआर और रेवंत एक बार फिर एकजुट होकर भाजपा को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। क्या सीबीआई एससीयू की जमीन की जांच के लिए तैयार है? बंदी संजय ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार भूमि हड़पने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों पर नकेल कस रही है। आज बाइक पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद हैदराबाद के कोंडापुर में सिटी कैपिटल मॉल में एक सुरक्षा गार्ड द्वारा एक महिला और उसके दोस्तों पर कथित तौर पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक महिला स्कूटर पर आई और निर्धारित 2 पहिया वाहन पार्किंग क्षेत्र को लेकर सुरक्षा गार्ड के साथ बहस करने लगी। घटना की वीडियो दर्शकों द्वारा कैद कर ली गई, जिससे मॉल के प्रबंधन की काफ़ी व्यापक आलोचना हो रही है और विजिटर्स के प्रति कर्मचारियों के व्यवहार पर चिंता बढ़ गई है। वीडियो में कुछ लोग पार्किंग स्टाफ का पीछा करते नजर आ रहे हैं, जबकि महिला उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद मॉल के प्रबंधन ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि यह पहली बार ऐसा नहीं है जब सारा सिटी कैपिटल मॉल जांच के दायरे में आया हो। इस सप्ताह की शुरुआत में एक हैदराबादी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ी एक नाटकीय घटना तब सुर्खियों में आई जब उसने कथित तौर पर केल्विन क्लेन आउटलेट में एक स्टोर स्टाफ सदस्य पर कॉफ़ी फेंक दी। कोंडापुर स्थित मॉल के हलचल भरे गलियारों में प्रभावशाली शेख मरियम अली ने खुद को विवाद के केंद्र में पाया। अली के अनुसार टकराव तब शुरू हुआ जब स्टोर में प्रवेश करते समय एक स्टाफ सदस्य ने उस पर हंसा, जिसे उसने अपमान के रूप में समझा। आज तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 9 के एक छात्रा ने शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किए। यह घटना नगर कुर्नूल के कस्तूरबा गांधी सरकारी स्कूल में हुई, जहां छात्रा को 3 घंटे तक धूप में खड़ा रखा गया। बताया जा रहा है कि छात्रा को किसी बात को लेकर शिक्षक द्वारा दंडित किया गया। छात्रा ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया।
उसने आरोप लगाया कि टीचर उसे न तो पानी पीने देती थी और न ही वॉशरूम जाने देती थी। नगर कन्नौज जिले के छात्रों के अनुसार पीड़िता रात के खाने के दौरान कुछ मिनट की देरी से पहुंची थी। कथित तौर पर पीड़ित ने खाना परोसने समय भी गलती की और सजा के तौर पर उसे 3 घंटे तक मेस में खड़ा रखा गया। घटना के बारे में पता चलने पर लड़की के माता पिता ने नगर कन्नौज जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आईएमडी हैदराबाद ने शहर में बारिश के पूर्वानुमान के बीच येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ टी बालाजी के अनुसार शाम के समय शहर में छींटपुर तूफान आने की आशंका है। हालांकि आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन शहर में पिछले हफ्ते की तरह भारी बारिश नहीं होगी। इस बीच कल मुशीराबाद में सबसे अधिक तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी हैदराबाद के लिए मौसम विभाग ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों के लिए आंधी, बिजली, तूफान आदि का पूर्वानुमान लगाया है। इसने आज और कल के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कल राज्य में अधिकतम तापमान निर्मल में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी हैदराबाद के हैदराबाद और अन्य जिलों में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेकर छात्रों के साथ चल रहे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए कदम उठा रही सरकार ने सबसे पहले उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का फैसला किया है। वह विश्वविद्यालय से पुलिस बल वापस लेगी। मंत्रिपरिषद की कांग्रेस प्रदेश मामलों के प्रभारी, विश्वविद्यालय संकाय के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद सरकार ने ये अहम फैसला किए। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने बैठक के बाद घोषणा की है कि पुलिस अधिकारियों को छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बल वापस लेने के बारे में उनकी राय जानने के लिए कुलपति को भी पत्र लिखा गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने हाल ही में लागू वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का आयोजन एसआईओ और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सहित छात्र समूहों के गठबंधन द्वारा किया गया था। एसआईओ मानू के अध्यक्ष ने अधिनियम की निंदा करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार खुले तौर पर मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम को खारिज करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों पर राज्य पर योजित हमला है। वक्फ स्वायत्तता को खत्म करके सरकार खुले तौर पर मुस्लिम विरासत को निशाना बना रही है, जबकि अन्य समुदायों के समान संस्थानों को अछूता छोड़ रही है। आयशा अंजुम ने कहा कि यह अधिनियम भारत के धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कथाकथित परामर्श प्रक्रिया ने लाखों आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया है। यह सुधार नहीं है, यह बेदखली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के राज्यपालों के राज्य की निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने के प्रयास पर काफ़ी सख्ती दिखलाई। अदालत ने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से राज्य विधानसभाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, जिससे लोगों की इच्छा को ठेस पहुंचे। जस्टिस जेबी परदिवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के विधेयक को लंबे समय तक टाले रखने वाले मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए। साथ ही विधानसभा के माध्यम से व्यक्त की जा रही लोगों की इच्छा और लोगों के प्रति जवाबदेह निर्वाचित सरकार का सम्मान करना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने सबसे तल्ख टिप्पणी ये की है कि राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा के कामकाज में बाधा नहीं बनना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार की शक्तियों को एक तरह से सुप्रीम बताते हुए कहा कि विधानसभा के सदस्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राज्य के लोगों ने चुने हैं, इसलिए वे राज्य के लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए जब राज्य विधानसभा दोबारा सलाह मशविरा के बाद कोई विधेयक उनके सामने ले आए। अदालत ने स्पष्ट ये भी किया है कि राज्यपाल केवल तभी मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं जब वो विधेयक अलग हो। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में यौन उत्पीड़न मामले से संबंधित अपनी विवादास्पद बड़े शहर की घटना टिप्पणी के लिए आज माफ़ी मांगी है। परमेश्वर की माफ़ी उनके उस विवादास्पद टिप्पणी के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि यौन उत्पीड़न की घटना पर ऐसी घटनाएं बड़े शहरों में यहाँ वहाँ होती रहती है, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, इसे जनता के बीच गलत तरीके से पेश किया गया।
अगर मेरे बयान से हमारी माताओं और बहनों को दुख पहुंचा है तो मैं गहरा खेद व्यक्त करता हूं। यह दावा करते हुए कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। हमने कई पहल शुरू की है और हमारे राज्य ने निर्भया योजना के तहत आवंटित धन के एक बड़े हिस्से का उपयोग किया है। राज्य के गृह मंत्री ने कहा, जब भाजपा सत्ता में थी तो क्या मुझे हत्याओं और अन्य अपराधों के आंकड़ों का खुलासा करना चाहिए? अगर भाजपा दावा करेगी कि उसके कार्यकाल के दौरान कोई अपराध नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे। परमेश्वर ने बड़े शहर की घटना वाली टिप्पणी तब की जब रविवार को 17 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति एक महिला को छूकर भाग रहा था। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं कि उनके काफिले के गुजरने के लिए यातायात प्रतिबंध के कारण जेईई परीक्षा केंद्र की ओर जा रहे कुछ छात्रों को देरी हुई। कल्याण ने विशाखापट्टनम पुलिस को यातायात रुकने की सही अवधि, परीक्षा केंद्रों के पास सड़क की स्थिति और सर्विस रोड यातायात प्रवाह की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया। पवन कल्याण ने सोमवार देर रात जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, प्रशासनिक आंदोलनों के कारण किसी भी छात्र को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रोटोकॉल के कारण उनका भविष्य बाधित न हो। पुलिस को यह जांच करने के लिए कहा गया है कि क्या यातायात नियमों के कारण परीक्षा केंद्रों तक छात्रों की पहुंच प्रभावित हुई थी और क्या उस सुबह वैकल्पिक मार्गों का प्रबंधन ठीक से किया गया था। माता पिता के आरोपों के बाद शहर पुलिस ने कल्याण के काफिले से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह सुबह 8:41 के बाद गुजरा, जबकि छात्रों को बहुत पहले रिपोर्ट करना था। डिप्टी सीएम ने कहा कि वह हमेशा दौरों के दौरान सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर देते हैं और सरकार की नीति वीआईपी आंदोलनों के लिए केवल संक्षिप्त यातायात नियम की अनुमति देती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।